नमस्कार, राष्ट्रीय समाचार से मैं अनुपम शर्मा। आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार का खास प्रोग्राम ग्लोबल फ्रंटलाइन। आज पूरी दुनिया जब नए साल का जश्न मना रही है, तब कुछ खबरें आने वाले कल की चिंताओं को और मजबूत करती दिख रही हैं। रूस ने यूक्रेन के ओडेसा शहर में तबाही मचा दी है, तो वहीं ट्रंप ने शिकागो, एलए, पोर्टलैंड से नेशनल गार्ड को वापस बुलाने का ऐलान किया है। उधर सीरिया आत्मघाती हमले से दहल गया है, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका में धर्म के नाम पर 41 लोगों की जान चली गई है। इन सब पर करेंगे विस्तार से चर्चा। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर हुए हमले के बाद भड़का रूस, यूक्रेन के ओडेसा शहर में मचाई तबाही। डोनाल्ड ट्रंप ने शिकागो, एलए और पोर्टलैंड से नेशनल गार्ड को वापस बुलाने का ऐलान किया। नए साल की पूर्व संध्या पर आत्मघाती हमले से दहला सीरिया, एक पुलिस अधिकारी की मौत, 2 घायल। दक्षिण अफ्रीका में हुई दर्दनाक घटना, 41 युवकों की खतना के दौरान मौत, भड़के बकरी। बांग्लादेश में फिर हिंदू शख्स को भीड़ ने जलाया, पीड़ित अस्पताल में भर्ती। 15 दिन में हिंदू को जलाने का यह दूसरा मामला सामने आया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग भयावह मोड़ लेती नजर आ रही है। ऐसा तब हुआ जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर ड्रोन से हमला किया गया। इस हमले के बाद रूस भड़क गया। रूस ने आरोप लगाया था कि यूक्रेन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के घर पर ड्रोन से हमला किया है। हालांकि यह नहीं बताया कि जिस समय पुतिन के आवास पर हमला हुआ उस समय वहां वो कहां थे। राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर हुए हमले के बाद रूस भड़क गया है। रूस के ड्रोन ने यूक्रेन के ओडेसा शहर में रिहायशी इमारत और विद्युत ग्रिड को निशाना बनाया। इस हमले में 3 बच्चे समेत 6 लोग घायल हुए हैं। रूस की ओर से किए गए हमलों के बाद स्थानीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख ओलेहा कीपर ने बताया कि बमबारी में 4 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ऊर्जा कंपनी डीटीएके ने बताया कि इस हमले में उनके 2 महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठानों को गंभीर क्षति हुई है। कंपनी के अनुसार दिसंबर महीने में ओडेसा शहर में बिजली वितरण करने वाले 10 स्टेशन पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। गौरतलब है कि रूस ने यूक्रेन को पुतिन के आवास पर हुए हमले का दोषी बताया है, जिसे यूक्रेनी अधिकारियों ने खारिज कर दिया। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है यह शांति वार्ता में प्रगति को बाधित करने की एक चाल है। इसी बीच रूसी रक्षा मंत्रालय ने गिराए गए ड्रोन का वीडियो जारी किया है, जिसके बारे में उसने दावा किया है कि इसका इस्तेमाल हमले के लिए किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अभी के लिए शिकागो, लॉस एंजल्स और पोर्टलैंड में नेशनल गार्ड सैनिक को तैनात करने की अपनी कोशिश को रोक रहे हैं। यह कदम कानूनी अड़चनों के बाद उठाया गया। ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वह अभी के लिए गार्ड सैनिकों को हटा रहे हैं। उन्होंने लिखा, हम वापस फिर आएंगे, शायद बहुत अलग और मजबूत रूप में, जब अपराध फिर से बढ़ने लगेगा। यह सिर्फ समय की बात है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस कदम को स्थानीय नेताओं ने अतिक्रमण बताया था। आमतौर पर गवर्नर राज्यों के नेशनल गार्ड्स को कंट्रोल करते हैं और ट्रंप ने राज्य और स्थानीय डेमोक्रेटिक नेताओं की इच्छा के खिलाफ नेशनल गार्ड को तैनात किया था। उन्होंने कहा कि यह इमिग्रेशन, अपराध और विरोध प्रदर्शनों पर बड़ी कार्रवाई के हिस्से के रूप में जरूरी था। ट्रंप ने अपराध पर कार्रवाई को अपने दूसरे कार्यकाल का मुख्य मुद्दा बनाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि वह पहले अपराध के प्रति अपने सख्त रवैयों को अगले साल के मिड टर्म चुनावों से पहले एक जीतने वाला राजनीतिक मुद्दा मानते हैं। अपनी पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि तीनों शहरों में अपराध में कमी सैनिकों की मौजूदगी की वजह से हुई है। अब कोर्ट का फैसला ट्रंप प्रशासन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भले ही दावे कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कानूनी चुनौतियों के चलते सैनिक शिकागो और पोर्टलैंड की सड़कों पर कभी उतरे ही नहीं। जब शिकागो में सैनिकों की तैनाती को कोर्ट में चुनौती दी गई थी, तो न्याय विभाग के एक वकील ने कहा था, गार्ड का काम शिकागो में अपराध को रोकना नहीं है। पोर्टलैंड में मेयर कीथ विल्सन के कार्यकाल ने भी एक बयान में कहा था कि शहर में अपराध में कमी स्थानीय पुलिस और सार्वजनिक सुरक्षा कार्यक्रमों के प्रयासों के कारण हुई है। शिकागो के अधिकारियों ने यह भी कहा कि इस बीच ओरेगन की गवर्नर
टीना कोटेक ने एक बयान में कहा कि उनके ऑफिस को अभी तक आधिकारिक सूचना नहीं मिली है कि नेशनल गार्ड सैनिक घर लौट सकते हैं। उन्हें कभी भी कानूनी तौर पर पोर्टलैंड में तैनात किया गया था और उनकी मौजूदगी कोई जरूरत नहीं थी। अगर राष्ट्रपति ट्रंप ने आखिरकार कोर्ट के आदेश का पालन करने और हमारे सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है तो यह ओरेगन के लोगों और कानून के शासन के लिए एक बड़ी जीत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। सीरिया के उत्तरी शहर अलेप्पो में बुधवार को एक आत्मघाती हमलावर ने सुरक्षा बलों पर हमला किया। इस घटना में एक सुरक्षा अधिकारी की मौके पर ही मौत हो गई। 2 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। सीरियाई गृह मंत्रालय और राज्य मीडिया ने इस हमले के बारे में जानकारी दी। हमला बाब अल फराज इलाके में हुआ, जो शहर के ऐतिहासिक केंद्र के पास एक व्यस्त क्षेत्र है। हमला उस वक्त हुआ जब सुरक्षा बल नव वर्ष समारोह की सिक्योरिटी में लगे हुए थे। अलेप्पो के गवर्नर अजाम अल गरीब ने एक बयान में कहा कि पुलिस गश्ती दल शहर में नए साल के जश्न की सुरक्षा में तैनात था। तभी उन्होंने हमलावर को देखा और उसका पीछा किया। उन्होंने आगे कहा कि एक पुलिस ने हमलावर को शारीरिक रूप से पकड़ लिया, जिसके बाद उसने धमाका कर खुद को ही उड़ा दिया। उन्होंने बहादुर सुरक्षा कर्मियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता नूरुद्दीन अल-बावा ने सरकारी टीवी को बताया कि प्रारंभिक जांच में हमलावर का वैचारिक या संगठनात्मक संबंध ISIS से होने की संभावना है। हमलावर के पास ईसाई इलाके या चर्चों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब सीरिया में दाइश के हमले फिर से बढ़े हैं। हाल ही में 13 दिसंबर को एक हमलावर ने अमेरिकी सैनिकों पर हमला किया था, जिसमें 2 सैनिकों की मौके पर ही मौत हो गई थी। अमेरिकी सेना ने सीरिया में ISIS के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, जिनमें कई आतंकी मारे जा चुके हैं। इसके अलावा हाल ही में होम्स शहर की अलाबी मस्जिद में धमाका हुआ था, जिसमें कम से कम 8 लोग मारे गए थे और 18 अन्य घायल भी हुए थे। सराया अंसार अल सुन्ना नाम के एक समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली थी और संकेत दिया था कि इरादा अलाबी संप्रदाय के सदस्यों को निशाना बनाना था, जो शिया इस्लाम की एक शाखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। दक्षिण अफ्रीका से हैरान करने वाला साथ ही दर्दनाक मामला सामने आया है। अधिकारियों ने बताया कि नवंबर और दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका में खतना प्रक्रियाओं के कारण कम से कम 41 युवकों की मौत हो गई है। बताया जाता है कि खतना युवकों के लिए वयस्क बनने का एक संस्कार है, जो अफ्रीका के विभिन्न जातीय समूह द्वारा सालाना किया जाता है। इसमें दक्षिण अफ्रीका के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। इनमें जोसा, नेदवेले, सोथो और बेंडा समुदाय शामिल है। परंपरा के अनुसार इस दौरान युवकों को अलग अलग रखा जाता है, जहां उन्हें वयस्क होने के मूल्यों और जिम्मेदारियों के बारे में सिखाया जाता है। संस्कार के दौरान खतना वाला हिस्सा हर साल कई युवकों की मौत का कारण बनता जा रहा है। खतना की अवधि आमतौर पर जून या जुलाई और नवंबर दिसंबर की स्कूल छुट्टियों के दौरान होती है। दक्षिण अफ्रीका के पारंपरिक मामलों के मंत्री वेलेनकोशिन हलाविसा ने स्थानीय प्रसारकों को बताया कि इस साल खतना के दौरान 41 युवकों की मौत हो गई। उन्होंने सुरक्षा मानकों और चिकित्सा सलाह का पालन न करने के लिए संस्कार समारोह के आयोजकों और माता पिता दोनों की लापरवाही को दोषी ठहराया। वेलेनकोशिन हलाविसा ने कहा, कुछ दीक्षा स्कूलों में स्वास्थ्य मानकों को पूरा करने के मामले में लापरवाही आई है। अगर आप अपने बच्चे को दीक्षा स्कूल में ले जाते हैं तो आप कभी फॉलो अप नहीं करते, आप निगरानी नहीं करते, आप यह देखने के लिए वहां नहीं जाते कि बच्चा पानी पीता है या नहीं। आप अपने बच्चे को जोखिम में डाल रहे हैं। ईस्टर्न केप प्रांत को मौत के लिए एक हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना जाने लगा है, जहां अब तक कुल 21 मौतें हुई हैं। हलाविसा ने कहा कि इन मौतों के मामले में 41 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें ऐसे माता पिता भी शामिल हैं जिन्होंने अपने बच्चों को भर्ती कराने के लिए गलत उम्र बताई थी। दक्षिण अफ्रीकी कानून के अनुसार
केवल 16 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों को ही माता पिता की सहमति में ऐसे स्कूलों में भेजा जाता है जहां खतना की प्रक्रिया होती है। अफ्रीकी समुदायों में इस तरह की पारंपरिक संस्कार बड़े पैमाने पर किए जाते हैं और युवकों की वापसी अक्सर खुशी भरे सांस्कृतिक समारोह के साथ की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान में सियासी बवाल, इमरान खान की बहन अलीमा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पाकिस्तान में सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान का कायर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर किस हद तक गिर सकता है, इसका सबूत उसने फिर दिया है। इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जेल के बाहर धरना दे रही बहनों के खिलाफ आधी रात के बाद एक्शन हुआ। इमरान खान की बहन अलीमा खान को गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, दिसंबर की इस ठिठुरने वाली ठंड में इमरान के समर्थकों पर पानी की बौछार भी कर डाली। दरअसल इमरान के नाम से मुनीर इतना डरा हुआ है कि खान के समर्थकों को जेल के बाहर भी नहीं पहुंचने दिया जा रहा। कोर्ट ने हर मंगलवार को इमरान से करीबियों को मिलने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश पर ही इमरान की बहनें उनसे मिलने पहुंची थी। मुलाकात से इनकार करने पर खान की बहनों ने धरना दे दिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। गिरफ्तारी की तस्वीरें केवल अलीमा खान की आई हैं। गिरफ्तारी के दौरान इमरान की बहन अलीमा खान ने आसिम मुनीर पर जमकर हमला बोल डाला। अलीमा ने कहा, मुनीर चाहते हैं, रिपीट, अलीमा ने कहा कि मुनीर चाहे जितना जुल्म कर ले, जल्द ही इमरान के लिए लोग सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने कहा, इस मुल्क के लोग हमारा राइट है, यहाँ पर ये मुल्क हमारा है। 25 करोड़ लोगों को मुल्क से तो नहीं निकाल सकते। अगर इनका दिल करे तो ये मुल्क भी बेच दें। बेचना शुरू कर दिया है। उन्होंने हम इमरान खान के साथ खड़े हैं नारा लगाते हुए कहा। आप इंशाअल्लाह देखना, बड़ी जल्द लोग सड़कों पर उतरेंगे और कोई तरीका नहीं रह गया। अलीमा ने कहा, हमारे पास कोई ना कोई अदालत है जाने के लिए और कोई ना कोई यहाँ कानून है। कानून तो सारे दिन ये तोड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह लोग खुद अपना कानून बहाल करवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। 2 कुरान लेकर मेयर पद की शपथ लेंगे ममदानी। एक उनके दादा की तो दूसरी पॉकेट साइज। न्यूयॉर्क के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा। भारतीय मूल के नवनिर्वाचित न्यूयॉर्क मेयर जोहरान ममदानी गुरुवार को 2 कुरान हाथ पर रखकर शपथ लेंगे। न्यूयॉर्क के इतिहास में यह पहली बार होगा जब कोई मेयर इस्लाम के पवित्र ग्रंथ पर शपथ लेगा। अब तक न्यूयॉर्क सिटी के अधिकतर मेयर बाइबल पर शपथ लेते रहे। हालांकि संविधान के तहत शपथ के लिए किसी धार्मिक ग्रंथ का इस्तेमाल अनिवार्य नहीं है। 34 साल के डेमोक्रेट ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम, पहले दक्षिण एशियाई और पहले अफ्रीका में जन्मे मेयर होंगे। डेमोक्रेट्स की टीम आज 2 अलग-अलग जगहों पर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने जा रही है। ममदानी सबसे पहले न्यूयॉर्क के सिटी हॉल के नीचे स्थित एक बंद पड़ी सबवे स्टेशन में शपथ लेंगे। यह एक प्राइवेट समारोह होगा जिसमें ममदानी का परिवार भी शामिल होगा, जिसके बाद दोपहर में एक सार्वजनिक शपथ ग्रहण समारोह होगा। सबवे स्टेशन में होने वाले समारोह में ममदानी 2 कुरानों को हाथ में रखेंगे। इनमें एक उनके दादा की कुरान और दूसरी जेब में रखी जाने वाली छोटी कुरान उनकी होगी। पॉकेट साइज कुरान 18वीं सदी के अंत या 19वीं सदी की है। यह कुरान न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी के सॉमबर्ग सेंटर फॉर रिसर्च इन ब्लैक कल्चर के संग्रह का हिस्सा भी है। दूसरे शपथ ग्रहण समारोह में ममदानी अपने दादा और दादी दोनों की कुरानों का इस्तेमाल करेंगे। इन कुरानों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। शपथ ग्रहण के लिए कुरान का चयन ममदानी की पत्नी रमा दुवाजी ने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। यमन से सैनिक वापस बुलाएगा यूएई। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई भी बंद की। सऊदी ने कल यहां हवाई हमला भी किया था। संयुक्त अरब अमीरात ने
यमन से अपनी सेना वापस बुलाने का फैसला किया है। यूएई ने कहा कि वह यमन में चल रहे अपने आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन को खत्म कर रहा है। यह फैसला ऐसे समय किया गया है जब सऊदी अरब ने यूएई पर यमन के अलगाववादी गुट एसटीसी को समर्थन देने का आरोप लगाया है। इससे पहले यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने यूएई से कहा था कि वह 24 घंटे के भीतर अपनी सेना यमन से हटा ले। इस मांग को सऊदी अरब का भी समर्थन मिला था। इसके कुछ ही समय बाद यूएई ने अपनी सेना को वापस बुलाने की घोषणा कर डाली। सऊदी अरब की लीडरशिप वाले गठबंधन ने कल यमन के मुकल्ला पोर्ट पर हमला भी किया। सऊदी का कहना था कि मुकल्ला पोर्ट पर जो जहाज पहुंचा था उसमें यूएई से हथियार भेजे गए थे। सऊदी ने आरोप लगाया था कि ये हथियार यमन के दक्षिणी हिस्से में एक्टिव अलगाववादी संगठन सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल एसटीसी को दिए जाने थे। एसटीसी यमन पहले सरकार के साथ मिलकर हुती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ रही थी, लेकिन इस महीने उसने सऊदी समर्थित सरकार सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एसटीसी का कहना है यह यमन दक्षिणी हिस्से को एक अलग देश बनाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। स्विट्जरलैंड में नए साल की पार्टी के दौरान बार में धमाका हो गया, जिसमें 40 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। स्विट्जरलैंड के मशहूर लग्जरी अल्पाइन स्की रिजॉर्ट शहर क्रांस मोंटाना में गुरुवार तड़के न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान विस्फोट हुआ। इस धमाके में कई लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई अन्य घायल हैं। स्विस पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। स्विट्जरलैंड में जिस जगह धमाका हुआ है वो राजधानी बर्न से 2 घंटे की दूरी पर स्थित है। धमाके के बाद बचाव अभियान जारी है। धमाके के कारणों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। स्विट्जरलैंड की पुलिस ने बताया कि रिजॉर्ट के बार में धमाका होने से कई लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। दक्षिण पश्चिमी स्विट्जरलैंड के वालिस कैंटन में पुलिस प्रवक्ता गेटान लैथिन ने बताया कि अज्ञात कारण से धमाका हुआ है। उन्होंने कहा कि धमाका ले कॉन्स्टलेशन नाम के एक बार में हुआ, जो पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। खबरों में इतना ही, इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इन्हीं सवालों के साथ और तथ्यों की सबसे तेज ग्लोबल फ्रंटलाइन पर। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें राष्ट्रीय समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।